Hi guys, good morning to all of you. I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. Guys, मैं आप सभी स्टूडेंट्स, छात्रों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स का मैं दिल से हार्दिक नंदन, वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब तक के क्लास में हम लोगों ने देखा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए वो कौन सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा सेंटेंस। हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस का क्या रोल है इंग्लिश ग्रामर में एंड व्हाई सेंटेंस इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास के लास्ट में हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था कि हमारा अगला चैप्टर होगा टेंस। सो गाइज, आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि किसी भी इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत जो हम लोग है वो टेंस से ही क्यों करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर बट व्हाई वी शुड स्टार्ट ग्रामर विद टेंस। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग टेंस से ही क्यों शुरू करते हैं, टेंस से ही क्यों शुरू कर रहे हैं, इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बट फिर हम यहाँ पे आपसे इस बात को कहना चाहेंगे कि टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और वैसे बेसिक चीज़ जो है उसको देखने जा रहे हैं। गाइज, हमारा पर्पस है आपका इंग्लिश का जो लेवल है, आपका टेंस का जो लेवल है वो एक अच्छे जगह पे आए और उसका एक स्टैंडर्ड लेवल हो। इसके लिए टेंस से पहले हम लोगों को जरूरत है, वी नीड टू हैव अ ग्लांस ऑन पर्सन चार्ट एज वेल एज केस चार्ट। तो गाइज, आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आज पर्सन चार्ट। गाइज, पर्सन चार्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। You must have heard about पर्सन चार्ट। तो पर्सन चार्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सो गाइज, चलिए चलते हैं हम लोग पर्सन चार्ट में। ये सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पर्सन। दोस्तों, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। द मीनिंग ऑफ पर्सन इन हिंदी इज पुरुष। चार्ट का मतलब आप जानते ही हैं, तालिका। तो एक पर्सन चार्ट के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं और किन किन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। गाइज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई शुड एंड मस्ट टेल यू डैट पर्सन चार्ट के अंतर्गत, पर्सन चार्ट में जो भी सारे हमारे वर्ड आ रहे हैं वो वास्तविक में वो वर्ड हैं क्या चीज़। तो सारे के सारे वर्ड जो हैं यह है पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको बोलेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। गाइज, पर्सनल प्रोनाउन में देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे इस पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या होता है, दे। अब हम लोग इसको अगर काउंट करेंगे तो पाएंगे 7। इफ वी काउंट दिस ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वी विल कम टू नो बाय ऑल टोल्ड दे आर 7। यदि हम लोग इन पर्सन चार्ट को काउंट करते हैं, पर्सन चार्ट में जो इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है, अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें जिन पर्सन का इस्तेमाल किया गया, जिसका प्रयोग किया गया है,
उसकी संख्या कितनी है? 7। गाइस, इस पर्सन चार्ट में जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है उसकी संख्या कितनी है? 7। तो बच्चों, ये जो 7 जो आ रहा है, अब इन 7 पे नजर डालेंगे आप। ये जो 7 हमारा आ रहा है, इस 7 में देखेंगे आ रहा है आई मीन्स मैं, वी हम लोग, यू तुम लोग, आप लोग, ही वह मेल के लिए, सी वह फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, और एक्सेप्शन के तौर पे लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। आगे के क्लास में हम लोग इस बात को देखेंगे। दे एज अ प्लूरल प्रोनाउन, दे का इस्तेमाल एक प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे होता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल दैट, हम आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो पर्सन चार्ट में हम लोगों ने इन 7 और 7 प्रोनाउन का जो इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, ये जो 7 का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, ये सातों वास्तव में हैं क्या? ये सातों के साथ पर्सनल प्रोनाउन है। These all 7 are personal pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम, and they play an important role in English translation, in English grammar, in tense as well as in narration, in syntax too। और इस सातों के सातों प्रोनाउन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लिटरेचर में और बहुत सारे चैप्टर में, जैसे कि टेंस और टेंस से रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स हैं। आप देखते रहें, हम आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं। इन सारे चीजों का इस्तेमाल होता है। सो गाइज, अब आपको आज के बाद यहां समझना है कि पर्सन चार्ट में जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन एक्चुअली वास्तव में है क्या? पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं। गाइज, प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग बाद में बात करेंगे उन चीजों के बारे में। अब देखते हैं हम लोग पर्सन चार्ट। तो पर्सन चार्ट जो है, ये इसका जो तालिका जो है, तो पर्सन चार्ट जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्सन जो है 3 होता है। पर्सन कितना होता है? 3। ये देखिए ये आपका हो गया कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब हम लोगों को देखना है कि पर्सन जो है 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप फिर कहेंगे कि सर जी आपने बताया कि टेंस पढ़ना है और आप पर्सन चार्ट शुरू कर रहे हैं। गाइज, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे एंड एवरीथिंग बी क्लियर। और आई होप धीरे धीरे आप अनुमान लगाना शुरू कर देंगे कि चीजें क्यों वैसी हो रही है, क्यों चीजें इस तरह से घट रही है, क्या रीजन है। रीजन इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। कारण आपका उतना स्पष्ट है जितना कि स्पष्ट क्रिस्टल होता है। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन तो 3 हो गए गाइज, और जैसे किसी नाउन का सिंगुलर फॉर्म होता है और नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, तो जस्ट एज नाउन कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, इन द सेम वे प्रोनाउन हैज आल्सो सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। गाइज, अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन जो है इसका नंबर 2 होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर, एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो गाइज, ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया आपका प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? प्लूरल। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। नंबर में संख्या, तो सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। गाइज,
अब ये देखेंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया आपका आई और इसका प्लूरल हो गया वी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आई का प्लूरल क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? वी। यू का प्लूरल क्या होगा तो आप बताएंगे यू। ही का, सी का, इट का प्लूरल क्या होगा तो बताएंगे दे। ही का भी प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे और इट का भी प्लूरल दे। तो गाइज अब यहां पे हम लोगों को देखना ये है कि ये जो हमारा पर्सन चार्ट जो हमारा है, ये जो हमारा पर्सन चार्ट है, इस पर्सन चार्ट को हम लोग देख सकते हैं कि इस पर्सन चार्ट को बांटा गया, आपको इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सो गाइज अब यहां देखेंगे हम लोग ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां देखते हैं हम लोग ये। तो अब यहां देखना ये है कि ये फर्स्ट पर्सन, तो गाइज आप इसको सिंपली ऐसे समझेंगे, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का जो आपका प्रोनाउन आई है ये बोलने का काम करता है, स्पीकर हो गया ये। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर जो आपका वी हो गया ये भी बोलने का काम करता है। अब अगर आप बोलेंगे कि आई एम रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू, मैं द हिंदू अंग्रेजी अखबार का नियमित पाठक हूं, तो ये क्या हो गया? बोलने वाला। ये क्या हो गया? बोलने वाला। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आई एम अ रेगुलर, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू, मैं द हिंदू अखबार का नियमित पाठक हूं। यहां पे प्रोनाउन जो आई जो है क्या चीज का काम कर रहा है? यहां पे प्रोनाउन आई काम कर रहा है क्या चीज का? बोलने का काम कर रहा है। बोलने वाला, मैं द हिंदू अखबार का नियमित पाठक हूं, इस काम को कौन कर रहा है? तो सब्जेक्ट आई कर रहा है। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन आप देख सकते हैं। वी आर इन फेवर ऑफ, वी आर इन फेवर ऑफ जीएसटी, यानी कि हम लोग जीएसटी के पक्ष में हैं। तो गाइज हम लोग जीएसटी के पक्ष में हैं। यहां पे प्रोनाउन वी जो है, यानी कि आई का प्लूरल वी जो है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वी जो है क्या काम कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। गाइज आई जो है यह स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट बनाने का काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि वेल आई एम ए वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूं, तो मैं शाकाहारी हूं ये कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूं। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, वी आर कंप्लीट इंडियन, हम लोग पूर्ण भारतीय हैं, कंप्लीट इंडियन है। तो कौन बोल रहा है? तो वी, हम लोग बोल रहे हैं। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं नीचे हम लोग, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। अब जैसे हम आपसे बात करते हैं कि यू आर एब्सेंट यस्टरडे, कल आप अनुपस्थित थे, कल आप अनुपस्थित थे। तो कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो। तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। आप सभी लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया है, ऑल ऑफ यू हैव नॉट डन होमवर्क। तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन, या आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, आप लोगों ने दाखिला नहीं लिया है, तो सुन रहा है। आप 10 मिनट लेट हैं, विलंब हैं, आप 10 मिनट लेट हैं, आप लोग 1 घंटा लेट हैं, तो क्या है? सुनने का काम हो रहा है। क्या चीज का काम हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है। तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। यू आर ओके, यू आर नॉट रेगुलर, सुन रहे हैं। यू आर लेजी, यू आर डफर, आप कामचोर हो। तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था।
तो गांधी जी वाज बॉर्न। अब गांधी जी के लिए देखेंगे प्रोनाउन ही का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो गाइज बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। श्रीदेवी वाज एन एवरग्रीन एक्ट्रेस, श्रीदेवी एक सदाबहार अभिनेत्री थी। वेल सी पास्ड अवे लास्ट ईयर, श्रीदेवी एक सदाबहार अभिनेत्री थी, उनका इंतकाल पिछले महीने हो गया या पिछले महीने वो गुजर गई। तो श्रीदेवी के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया? सी। श्रीदेवी के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया? सी। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। वेल अब कहेंगे कि दिस इज द मोबाइल विच गिफ्टेड मी, ये वही मोबाइल है ना जिसे आपने मुझे गिफ्ट किया। वेल इट्स न्यू, इट्स न्यू। अब उस मोबाइल के लिए, मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है यह नया है, इट्स न्यू। तो गाइज फिर से हम लोग देखते हैं एक बार फुल एंड फाइनल। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। तो गाइज मेरे दोस्तों, वेल माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे बोलेंगे कि बॉयज ओके, स्टूडेंट्स आर बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, और स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। विद्यार्थी लोग किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी मुल्क के भविष्य होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहां पे प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे। विल दे मेक एनी कंट्री स्ट्रांग, वे लोग किसी भी देश को मजबूत बनाते हैं। तो किसी के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो विद्यार्थियों के बारे में कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, और वे लोग किसी भी देश को मजबूत बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। तो गाइस देखते हैं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। सो गाइस अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वेल तो आप बिल्कुल यहां तक आप देखेंगे, बिल्कुल नजरें जमाए रखेंगे आप। वेल ठीक उसी तरह जैसे एक बैट्समैन वेल एक तेजी से आती हुई गेंद पे नजरें जमाए रखता है, उसी तरह नजरें जमाए रखेंगे आप। तो गाइज आप इसे नोट कर लें, आप चाहें तो नोट कर लें, या आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। वेल तो माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे वेल कि इस पर्सन चार्ट को पढ़ने के पीछे आफ्टर ऑल आखिर हम लोगों का पर्पस है क्या? व्हाट द रीजन? इसके पीछे पर्पस क्या है? सर जी आपने तो बोला टेंस शुरू कर रहे हैं, और आप फिर आप यहाँ पे पर्सन चार्ट लेकर आएंगे, क्या बात है? क्या बात है भाई? तो क्या बात है देखते हैं। वेल तो नोट कर लिया आप लोगों ने? वेल कॉपी और कलम बिल्कुल आप निकाल करके रखेंगे और साथ साथ नोट करते चलेंगे। ये अब आपके सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे। वेल नाउ द टाइम हैज कम टू आंसर योर क्वेश्चन। आगे की क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और वो चैप्टर हमारा होगा नरेशन। वो चैप्टर हमारा क्या होगा? नरेशन। बच्चों वो हमारा चैप्टर कौन सा होगा? नरेशन। अब जब हम लोग नरेशन को पढ़ेंगे, जब हम लोग स्पीच को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपका ये फॉर्मूला आएगा, वहां पे आपका ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला कौन सा है? तो स्टूडेंट्स हम आपसे कहना चाहेंगे कि फॉर्मूला मैथमेटिक्स में ही नहीं होता है, बल्कि फॉर्मूला इंग्लिश में भी होता है। और देखिए फॉर्मूला को आप तब जब आप नरेशन में पढ़ेंगे ना, जब आप नरेशन पढ़ेंगे, या नरेशन को दूसरे नाम, दूसरा जो इसका नाम है वह स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप स्पीच पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे, तो इस फॉर्मूला के बगैर आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर अननोन अबाउट पर्सन चार्ट, वेल who are not very much familiar with person chart, definitely they will have to face a lot of problems while changing a direct speech into indirect speech. तो वैसे छात्रों को, वैसे स्टूडेंट्स को जिन्हें कि पर्सन चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है,
जो कि पर्सन चार्ट के बारे में नहीं जानते हैं बहुत कुछ, जिनका कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो नरेशन में उनको हमेशा प्रॉब्लम होगा। वेल, अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन। तो एक का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, तीन का माने हो गया थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल यू, थर्ड पर्सन ही सीट और प्लूरल हो गया दे। तो आप नहीं जानेंगे कि एक का माने फर्स्ट पर्सन हो रहा है, दो का माने सेकंड पर्सन हो रहा है, तीन का माने थर्ड पर्सन हो रहा है। तो ठीक हम लोग टेंस के आगे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, और अगर वहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके लिए काफी समस्या होगी और आप बिल्कुल इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक से आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे और आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये तो गाइज ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी क्लियर, धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वेल, कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। सो गाइज पर्सन चार्ट को देखने के बाद वेल लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ आवर टुडेज क्लास। हमारे आज के क्लास का दूसरा सेक्शन में हम लोग चलते हैं। वेल, तो आज का जो हमारा आफ्टर हैविंग ए ग्लांस ऑन पर्सन चार्ट पे एक नजर डालने के बाद, पर्सन चार्ट पे एक नजर डालने के बाद अब आगे हम लोग चलते हैं। गाइज पर्सन चार्ट को देखने के बाद एक और चार्ट आपके लिए है। ये आफ्टर रीडिंग पर्सन चार्ट देयर इज अनदर चार्ट फॉर यू। आपके लिए एक और चार्ट है इस पर्सन चार्ट को देखने के बाद। अब ये देखना है आपका केस चार्ट। क्या देखना है? केस चार्ट। तो मेरे बच्चों ये केस चार्ट क्या है ये देखते हैं हम लोग। ये सबसे पहली बात तो ये है कि केस चार्ट जो आपका है, सो स्टूडेंट्स केस मीन्स बेसिकली, केस का मतलब होता है कारक। केस मीन्स क्या होता है? कारक। केस का माने क्या होता है? कारक। वेल गाइज कारक हिंदी में भी होता है और कारक इंग्लिश में भी होता है। वेल कारक हिंदी में भी होता है और कारक इंग्लिश में भी होता है। आप लोगों ने देखा ना कि कैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट हिंदी में भी होते हैं और वॉवेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में भी होते हैं। अब हम में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि बार बार अगेन एंड अगेन व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिंदी। आप में से किन्हीं का सवाल हो सकता है कि सर जी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार हर थोड़े समय के बाद, हर थोड़े अंतराल के बाद, हर थोड़े समय के बाद हम लोग हिंदी का चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो गाइज बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहां पे, जैसे कि आपने देखा कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हिंदी का कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में, आर्टिकल्स वो बना पाने में उन्हें काफी प्रॉब्लम होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसी वजह से इन चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी में केस होता है 8, लेकिन इंग्लिश में केस होता है 4। कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो देखेंगे आप फर्स्ट नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, जिसका कि दूसरा नाम हो गया सब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम आपका हो गया, नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम आपका क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम आपका क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। जैसा नाम वैसा काम, यथा नाम तथा गुण। अब ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। वेल सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और यहां पे सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कर्ता कारक। तो आप नॉमिनेटिव केस बोलो या आप सब्जेक्टिव केस बोलो, दोनों का मतलब होता है कर्ता कारक। तो केस का पहला काइंड हो गया, पहला टाइप हो गया नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। केस का दूसरा टाइप हो गया ऑब्जेक्टिव केस। केस का दूसरा टाइप क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और इसी ऑब्जेक्ट से बन गया आपका ऑब्जेक्टिव, तो कर्म कारक। तीसरा आपका होता है पजेसिव केस। तीसरा क्या होता है? पजेसिव केस। डियर गाइज तीसरा क्या होता है? पजेसिव केस। तो अब आप देखेंगे ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हो गया,
नॉमिनेटिव केस को आप बोल सकते हैं कर्ता कारक। क्या बोलेंगे आप? कर्ता कारक। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब आपका हो गया कर्म कारक। और पजेसिव केस का मतलब आपका हो गया संबंध कारक। पजेसिव केस का मतलब क्या हो गया? पजेसिव केस का मतलब क्या हो गया? संबंध कारक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके साथ हम इस बात को शेयर करना चाहेंगे कि इंग्लिश में केस होते हैं 8, इंग्लिश में केस होते हैं 8, सॉरी हिंदी में केस होते हैं 8, हिंदी में केस होते हैं 8, लेकिन इंग्लिश में केस होते हैं 4, इंग्लिश में केस होते हैं 4। अब ये 4 केस जो है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका क्या हो गया? पजेसिव केस। और आपका क्या हो गया? पजेसिव केस। तो अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश में केस 4 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो चौथा वाला जो केस है वो दिख नहीं रहा है इस चार्ट में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो कहने का मतलब आपका पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया कर्म कारक, तीसरा हो गया आपका संबंध कारक। तो अब ये कर्ता कारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अब ये आपका हो गया चौथा जो केस का इंग्लिश का काइंड है, वो नजर नहीं आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये तो अब देखना है बच्चों हम लोगों को कि हम लोगों को देखना यह है कि ये जो आपका केस है, इस केस को हम लोग देखेंगे। आपने देख लिया कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। अब ये संबंध कारक जो आपका है, तो संबंध कारक जो हम लोग है हमारा है, इस संबंध कारक को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। ये जो हमारा पजेसिव केस है ना, इस पजेसिव केस में देखेंगे आप 3 बातें आ रही है। इस पजेसिव केस में 3 चीजें आ रही है। क्या 3 चीज आ रही है? तो पजेसिव केस का 3 कैटेगरी हो गया आपका। एक आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा हो गया पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप बिल्कुल देखेंगे इंग्लिश में केस होते हैं 4, इंग्लिश में केस होते हैं 4। पहला सब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा आपका क्या हो गया? पजेसिव केस। तो कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। अब एज ए सब्जेक्ट, एज ए कर्ता, एज ए सब्जेक्ट और एज ए कर्ता के तौर पे हम लोग देखेंगे। एज ए सब्जेक्ट और एज ए कर्ता के तौर पे हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन आई जो है, उसका प्रयोग, उसका फंक्शन वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर होता है। तो वाई जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, वी जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, यू जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, ही, सी, ये सारा जो पर्सनल प्रोनाउन है। तो इन सारे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में हमेशा जब भी होता है तो कहाँ, किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है, कर्ता कारक के तौर पर होता है। So guys, whenever we use this personal pronoun in a sentence, its place must be nominative case. तो दोस्तों, बच्चों, जब कभी भी हम इन सारे सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में करते हैं तो इनका जो जगह है, इनका जो पोजीशन है, वो कहाँ होता है? वो कर्ता के स्थान पर होता है, कर्ता के जगह पर होता है। अब जैसे बोलेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BSU, ही इज माई नेबर, सी इज ए मॉडल। आपने देखा किसी भी वाक्य में, किसी भी सब्जेक्ट में
किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है, कर्ता का जो जगह होता है, कर्ता का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है? वाक्य के प्रारंभ में होता है, वाक्य के शुरुआत में होता है कर्ता का जगह। तो इन सारे प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में करेंगे और कर्ता का जो पोजीशन होता है, द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल हमेशा वाक्य के शुरुआत में, बिगिनिंग में करते हैं कर्ता के तौर पे एज ए सब्जेक्ट। अब अगर आपका प्रोनाउन आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस, अगर आपका प्रोनाउन आई है, अगर आपका प्रोनाउन आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर। इसी तरह से देखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट का जो जगह है वो ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? तो गाइज मैं आपकी मदद करता हूं, आप मेरी मदद करते हैं, यू हेल्प मी। तो हिंदी में ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। इन हिंदी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। तो हिंदी में वाक्य का बनावट होता है, इन हिंदी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो बच्चों, हिंदी में वाक्य को जो हम लोग अरेंज करते हैं ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है, फिर आपका वर्ब रहता है। राम आम खाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और खाना आपका वर्ब हो गया। लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग बनाएंगे तो राम इट्स ए मैंगो, यानी कि इंग्लिश में होता है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम इट्स मैंगो। तो जब भी सब्जेक्ट आई आपका जो है सब्जेक्ट है, तो आई का आई नॉमिनेटिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर। अब आते हैं हम लोग, ओके, इसी तरह से नीचे भी इसका है ना, ओके, नीचे भी हम लोग देखते चलेंगे। वेल, सो नीचे आप देखेंगे क्या है, तो नीचे आपका क्या आ रहा है? ईट आ रहा है। नीचे आपका क्या आ रहा है? ईट आ रहा है। तो ईट का ऑब्जेक्टिव केस आप देखेंगे, ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ईट। आपने देखा था यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट और देखा देम, देखा देम। अब हम लोग देखते हैं देखा देम, यहां तक आपने देखा था। अब आते हैं हम लोग पजेसिव केस में। सो गाइज, पजेसिव केस में क्या देखना है हम लोगों को? तो पजेसिव केस का मतलब ही होता है संबंध कारक। यह रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है। किस चीज को बताता है? रिलेशन को बताता है। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध होता है। तो इस पजेसिव केस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आई का पजेसिव केस क्या हो गया? माई। अब ये माई जो आपका है, ये आपका क्या चीज है? ये माई जो आपका है क्या चीज है? माई आपका क्या है? देखेंगे आप यहां क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। माई आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है माई। अब यहां पे हम लोगों को देखना है कि माई पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है पजेसिव एडजेक्टिव में? तो पजेसिव एडजेक्टिव में दो बातें आ रही है, ठीक है? पजेसिव एडजेक्टिव में दो बातें आ रही है। पहली बात तो ये पजेसिव एडजेक्टिव में आ रही है कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाक्य में, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है। अब जैसे आप बोलेंगे कि माय नेम इज लखन, तो माई के बाद आपका क्या आ गया? नेम आ गया। तो माई आपका क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेम आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। तो जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वेल, व्हेनेवर देयर इज ए पजेसिव एडजेक्टिव देयर शुड एंड मस्ट बी ए नाउन। तो उसके बाद जरूर एक नाउन होगा, अदरवाइज नाउन अगर नहीं होगा, अदरवाइज अगर नाउन नहीं होगा तब आपका क्या हो जाएगा? अगर नाउन नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल।
समझ रहे हैं आप? ओके, वेरी गुड। अब ये देखेंगे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का एक और फंक्शन, एक और काम। दूसरा काम क्या है, जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, तो आएगा वाक्य में आपका आएगा अपना। क्या आएगा? अपना आएगा। और क्या आएगा बच्चों? अपनी आएगा। अपना आएगा और क्या आएगा? अपनी आएगा। अब अगर आप बोलेंगे कि मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका वाक्य में अपना और अपनी आए, तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे। किस चीज को देखेंगे? सब्जेक्ट को आप देखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो अपना के लिए माई होगा। सब्जेक्ट वी है तो अपना अपनी के लिए आवर होगा। सब्जेक्ट ही है तो अपना अपनी के लिए हिज होगा। सब्जेक्ट हर है तो अपना अपनी के लिए, सब्जेक्ट सी है तो अपना अपनी के लिए हर होगा। सब्जेक्ट राम है तो अपना अपनी के लिए ही जाएगा। राम अपना काम करता है तो राम डज हिज वर्क। सो स्टूडेंट्स, जब भी ट्रांसलेशन में अपना अपनी आए, आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मिस्टेक्स को करते हैं, इस गलतियों को बहुत सारे विद्यार्थी लोग करते हैं, तो आपको इस गलती से बचना है। तो पजेसिव एडजेक्टिव में दो बातें आ गई। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव, कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तब उसके बाद एक नाउन आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, पहला बात। दूसरी बात, पजेसिव एडजेक्टिव अपना अपनी का अर्थ देता है, तो कर्ता को हम लोग देखेंगे और कर्ता के अनुसार हम लोग अपना अपनी लगाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। नंबर 2 हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन भी उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा 7 पजेसिव प्रोनाउन जो है, ये पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा वही 7 पर्सनल प्रोनाउन से बना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो अब देखना यह है हम लोगों को कि पजेसिव एडजेक्टिव देखा आपने अपना अपनी, और पजेसिव प्रोनाउन जो है आई पजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी आई आपका नॉमिनेटिव केस है, तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पजेसिव एडजेक्टिव माई, और पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। तो ये जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव प्रोनाउन जो आपका ये है, ये पजेसिव प्रोनाउन में अर्थ देता है माइन। माइन तो मेरा, माइन तो मेरा, आवर्स तो हमारा। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड अलोन, ये अकेले वाक्य में प्रयोग होता है और अर्थ देता है मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, विल। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। माई माने मेरा, माइन माने भी मेरा, लेकिन माई के बाद नाउन आएगा, माइन के बाद कुछ नहीं आएगा। अब बच्चों, अब हम लोग देखेंगे विल। अब हम लोग को देखना है कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन माइन। इस तरह से चार्ट में आपका दिया है, इस चीज को आपने समझा। नाउ लेट्स सी विल, अनदर पार्ट ऑफ पजेसिव केस। तो देखा जाए गाइस, जब देखा जाए पजेसिव केस का, पजेसिव केस के अंतर्गत हम लोगों ने 3 पार्ट रखा है, 3 पार्ट बना रहे हैं और 3 पार्ट देख रहे हैं। पहला पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन और तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। विल, तो पजेसिव एडजेक्टिव हम लोगों ने देखा, पजेसिव प्रोनाउन ने देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं ये। विल, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग ये विल। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? विल। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग? बता सकते हैं आप लोग आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। तो बच्चों, यू जब सिंगुलर होगा ना तो यू का होगा योर सेल्फ, और यू जब प्लूरल होगा ना तो यू का होगा योर सेल्फ। अभी आप कहेंगे भाई ये क्या बला है भाई? तो देखते हैं हम लोग ये। तो कहने का मतलब हो गया आपका योर सेल्फ, ACLVES। तो कहने का मतलब हुआ कि योर सेल्फ सिंगुलर, तो जहां प्रोनाउन आपका आएगा यू, विल। मेरे बच्चों, जहां भी आपका प्रोनाउन आएगा यू यानी कि तुम,
तो आप उसके लिए या आप तो आप लगाएंगे योरसेल्फ। लेकिन अगर आ गया तुम लोग या आप लोग, तो उस तुम लोग और आप लोग के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? उस तुम लोग और आप लोग के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? योरसेल्फ। गाइज, अगर सिंगुलर आएगा आपका यू, अगर आपका यू जो है तो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर आपका यू है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका योरसेल्फ। लेकिन अगर आपका यू जो आपका है प्लूरल नंबर में आ रहा है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू आ रहा है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हो जाएगा। मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हो जाएगा। लो जी, कर लो बात। तो एक तरफ आपने देखा कि सिंगुलर अगर यू है तो आप बनेंगे योरसेल्फ, प्लूरल अगर यू है तो आप बोलेंगे योरसेल्फ। वेल, वन मोर थिंग, एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका आ रहा है ना, ये अर्थ देता है स्वयं। क्या चीज का अर्थ देता है? स्वयं। यह एक अर्थ देता है, खुद का अर्थ देता है। क्या चीज का अर्थ देता है? खुद का। तो मैं अपने कपड़े खुद साफ करता हूं, तो आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। तुमने अपनी उंगली खुद काटी, यू कट योर फिंगर योरसेल्फ। वेल, उसने अपना जिंदगी खुद बर्बाद किया, ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ हिमसेल्फ। तो मेरे बच्चों, माय गाइज, अब ये जो हम लोग देख रहे हैं केस चार्ट में, चौथा सेक्शन जो हमारा है वो आपका क्या है? पजेसिव केस जो है, पजेसिव केस को 3 सेक्शन में बांटे हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो अर्थ देता है स्वयं का, अर्थ देता है खुद का। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। गाइस, यहां मिटाने जा रहे हैं रफ में जो हमने काम किया, आप रफ में करते चलोगे आप। वेल, तो अब देखेंगे मेरे बच्चों आप, और हमारे साथ बोलेंगे। वेल, तो आई का रिफ्लेक्सिव, ओके, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और यू अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। अब मेरे बच्चों, वेल, माय नियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेल, वन मोर थिंग आई हैव टू से यू। एक बात और आपसे कहना है। वेल, कहना यह है कि अब अगर आपका, वेल, अब अगर आपका अब है ना, यहां पे किसी नाउन का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉमिनेटिव केस में, इफ यू यूज एज ए नाउन, जैसे कि नाम लिखेंगे हम लोग राम, तो राम अगर आप लिखेंगे तो राम के लिए आपका प्रोनाउन क्या आएगा? हिम आएगा। ठीक है, राम के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम आएगा। राम नॉमिनेटिव केस में हो गया, कर्ता कारक में हो गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। पजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब अगर यहां पे आपका रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती अगर आएगी तो रिया चक्रवर्ती के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? हर आएगा। रिया चक्रवर्ती के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हर आएगा। रिया चक्रवर्ती के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा? हर्ष आएगा। रिया चक्रवर्ती के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। ये क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। वेरी गुड, देख रहे हैं ना? बिल्कुल देखते जाएंगे आप। अब अगर आपका प्लूरल ना, अब अगर आपका आ गया प्लूरल बॉयज, तो बॉयज अगर आपका आ गया तो इस बॉयज के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो बॉयज के लिए ऑब्जेक्ट होगा देम। अब इस बॉयज के लिए ऑब्जेक्ट होगा देम, इस बॉयज के लिए पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा दियर। अब इस बॉयज के लिए पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा दियर्स। अब इस बॉयज के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। वेल,
अब ये देमसेल्फ्स आपका हो गया ना। अब अगर आपका मान लीजिए नॉन इक्विवेलेंट भी कर्ता बनता है, जैसे आप देखते होंगे सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मेरे बच्चों वो जो स्मोकिंग आ रहा है ना, उसे आप बिफोर कहने की गलती मत करना। अभी अभी हमारे बहुत सारी वैसी बातें होने वाली है जो कि आपने बिल्कुल उल्टा सुनेंगे आप यहां पे। अब आपको जज करना है कि सही क्या है गलत क्या है, और फाइनल ओपिनियन मेरा होगा। फाइनल ओपिनियन भी हम अपना देंगे और आप देखेंगे उसे आप। सो गाइज, कंटिन्यूअस फॉर्म जो वर्ब का होता है, जिसके बारे में हमने बोला कि आप बिफोर नहीं बोलेंगे, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है वो वर्ब का एक पार्ट है, जिरंड होता है। हम लोग बात करेंगे फिनाइट नॉन फिनाइट। तो जो जिरंड पार्ट होता है, तो जिरंड का इस्तेमाल वाक्य में कर्ता के तौर पर एज ए सब्जेक्ट होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा पाएंगे। तो वो जब स्मोकिंग आ जाएगा उसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। मेरे बच्चों उसको क्या बोलते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। तो स्मोकिंग को क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो स्मोकिंग के लिए ऑब्जेक्ट क्या आएगा? इट आएगा। स्मोकिंग के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? इट से आएगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? इट सेल्फ आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे टू च्यू टोबैको, टू च्यू टोबैको, भैया टू च्यू टोबैको तंबाकू खाना। तो टू च्यू आपका ये भी नॉन, ये इन्फिनिटिव है जो कि वर्ब का एक पार्ट है और नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इस नॉन इक्विवेलेंट के लिए क्या आएगा? इट आएगा। यहां क्या आएगा? इट से आएगा, कुछ नहीं होगा और इट सेल्फ होगा। बच्चों आप बिल्कुल देख लेंगे, हमारा एक ही पर्पस है, आपका जो लेवल है उस लेवल को मजबूत बनाना, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सो गाइज, आपने कहावत सुनी होंगी, देर आए दुरुस्त आए। कोई जल्दीबाजी हमारी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सब कुछ तो रुक सा गया है, ठप सा पड़ गया है, क्यों इतनी जल्दी में है? सीबीएसई बोर्ड वालों ने कोविड-19 के कारण अपने सिलेबस को 30% कम किया है, और अगर हालात यही रह गए तो 50% कम करेंगे। तो गाइज, आई मीन टू से दैट, हमारा आपसे कहने का मतलब है जल्दीबाजी किस काम का? सिलेबस 30% कम हो गया, सिलेबस 40% कम होगा, 50% कम होगा, तो नो मैटर, हम लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है। और है ना, नॉलेज इज पावर, इन वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। पावर क्या है? ताकत क्या है? तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही पावर है, तो नॉलेज हमारा होना चाहिए। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, सारी चीजों को देखेंगे हम। तो ये था हमारा केस चार्ट। इसके पहले आपने देखा पर्सन चार्ट। वो पर्सन चार्ट के बगैर आप नरेशन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये हो गया आपका केस चार्ट। केस चार्ट के बगैर भी नरेशन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, जो कि 12th में आता है 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, मैट्रिक में आता है 5 मार्क्स का, तो ये आपका अगर केस चार्ट क्लियर नहीं है, पर्सन चार्ट क्लियर नहीं है, तो केस चार्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपका वो जो ट्रांसलेशन बनाने में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। ये तो गाइज, अब आप बिल्कुल इसे नोट कर लें, और जहां भी हमें दिक्कत होगा हम लोग उसे देखेंगे। तो आप में से जिन किन्हीं को भी प्रॉब्लम हो वो बोलेंगे। गाइस, देख लिया आपने? वेरी फाइन, ओके। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब गाइस, अभी हम लोगों ने केस चार्ट देखा और पर्सन चार्ट देखा। तो केस चार्ट और पर्सन चार्ट को देखने के बाद हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं। तो आप इसे अच्छी तरह देखने के बाद अब हम लोग टेंस देखते हैं।
सो गाइस, दिस इज द चैप्टर। ये वो चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसके बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे। इस टेंस के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा आपसे ये कहना है कि ये जो हमारा टेंस है ये क्या है, इसको तो देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले आपका एक सवाल था कि व्हाई शुड द स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग ग्रामर विद टेंस। तो मेरे बच्चों, माय स्टूडेंट्स, आप चाहें तो किसी भी चैप्टर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय है और हमारा आपसे ये कहना है कि टेंस से आप शुरू करें। वाई, क्यों? इस क्यों का जवाब देखते हैं हम लोग। तो वेल, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे टेंस को हम लोग देखते हैं। तो देखना यह है टेंस को। टेंस जो है एक चैप्टर आपका है, ओके। अब ये टेंस चैप्टर जो है वो टॉपिक आपका टेंस हो गया और ये टेंस चैप्टर आपका है ये। तो इस टेंस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं 12th में, 10th में, इसके अलावा एसएससी में, इसके अलावा सीजीएल में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सब में टेंस से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चाहे वो एमटीएस की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे बैंक पीओ की बात करें। वेल, इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम टेंस। तो टेंस जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। अब आपका सवाल है कि टेंस क्यों हम लोग शुरू करें। वेल, तो बच्चों, स्टूडेंट्स, अगर आपका जिनका टेंस ठीक नहीं है उन्हें वर्ब भी समझ में नहीं आएगा। जिन्हें टेंस में डाउट है उन्हें वर्ब में भी डाउट होगा। जिन्हें टेंस में प्रॉब्लम है, हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग, उन्हें क्वेश्चन टैग में भी प्रॉब्लम होगा। मेरे बच्चों, वेल, जिन्हें प्रॉब्लम है टेंस में, उनका वॉइस में भी प्रॉब्लम रहेगा। और नरेशन आप कैसे समझ जाएंगे अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए भी टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है। कंडीशनल सेंटेंस, शर्तबोधक वाक्य। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका टेंस अच्छा होता है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आता है। अगर आपका टेंस बढ़िया है तो आपको वर्ब बढ़िया से समझ में आता है, आपको क्वेश्चन टैग समझते हैं आप, वॉइस समझते हैं आप, नरेशन समझते हैं आप, कंडीशनल समझते हैं आप। वेल, यस, एक और चैप्टर का नाम याद आ गया, देखिए। वेल, और एक और चैप्टर का जो नाम आया वो चैप्टर है आपका सिंटैक्स। चाहे आप सिंटैक्स बोलिए, चाहे आप बोलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या बोलिए आप सिंटैक्स। वेल,
अब बच्चों आप कहेंगे कि अब बात जो है गुरुजी धीरे धीरे हम लोगों के समझ में आ रही है। अब पता चला कि क्यों आप टेंस से ही बताना चाहते हैं हम लोग, अब पता चला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका टेंस अच्छा होता है तो टेंस से सवाल पूछे जाते हैं। अब जिनका टेंस का दो फॉर्म होता है, एक्टिव और पैसिव, तो अगर आपका एक्टिव में प्रॉब्लम है तो पैसिव कैसे समझेंगे आप। तो हम बात कर रहे थे इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो सीजीएल में इसी टेंस से पूछे जाते हैं सवाल आपका 20 मार्क्स का, मेंस में प्रो में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का, नरेशन से पूछे जाते हैं 27 मार्क्स का, प्री में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का, कभी कभी 4 मार्क्स का। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से डेट, कि टेंस से शुरू करने के पीछे पर्पस ये है कि टेंस अगर आपको समझ में नहीं आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टेंस, इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर इन टेंस, तो डेफिनेटली यू विल नॉट एंजॉय दिस चैप्टर्स, वर्ब, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस एज वेल एज सिंटेक्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एक टेंस स्ट्रांग होता है, एक टेंस मजबूत होता है, तो आप देख रहे हैं इतने सारे चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स आपके अच्छे होते हैं। वेल सो गाइज, हम लोगों ने देखा ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये कंपटीशन के लिए, कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए, 12th मैट्रिक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, हर प्रकार की इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। ये तो मैट्रिक में और 12th में मिनिमम 3 मार्क्स का पूछता ही है। वेल सीबीएसई वाले जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने के लिए उनका भी प्रॉब्लम नरेशन पे आता है, वो दूसरा तरह का प्रॉब्लम आता है। ये सिंटेक्स का तो कहना ही नहीं, तो कह सकते हैं कि रियली टेंस अपने आप में एक बिग प्लेयर है, बड़ा खिलाड़ी है। वेल तो जब वो नहीं चलेगा तो कोई नहीं चलेगा, वो हिट तो सब हिट, वो फ्लॉप तो सब फ्लॉप। सो गाइज, आज के क्लास में हमने आपको इतने सारे चीज आपके साथ, इससे आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस, टेंस को कैसे पहचाने। वेल तो आप बिल्कुल लगे रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें हमसे आप, और गाइज शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना आप ना भूलें। तो आगे के क्लास में हम लोग टेंस को देखेंगे, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, कैसे टेंस को पहचाने, इन सारी चीज़ों पर हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदा लेना। दैट्स ऑल, गुड बाय, सी यू।